देवभूमि में पीएम मोदी का शंखनाद, दूर दूर तक और देर तक सुनी जाएगी गूंज। प्रधानमंत्री ने दिया कुछ खास संदेश। इजरायल में फंसे उत्तराखंड के 2 नागरिकों को सुरक्षित लेकर पहुंचा विमान। दोनों नागरिकों ने सरकार का जताया आभार। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द। मंडल प्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधकों को भेजा गया पत्र। राजाजी और कॉर्बेट में शिकारी पक्षियों पर अध्ययन की मिली अनुमति। पार्क में लगाए जाएंगे सैटेलाइट टैग। परिवर्तन मंत्रालय ने दी मंजूरी। फिर बढ़ने लगी बिजली की मांग। प्रदेश में शुरू हुई कटौती। 4.4 करोड़ यूनिट के सापेक्ष 3.6 करोड़ तक ही उपलब्ध। पहाड़ से मैदान तक पारा गिरने से बढ़ने लगी ठंड। ऊंचाई वाले इलाकों में जमने लगा पाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द की गई हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है, जहां पर यात्रियों के अनुसार अधिकारियों को बस संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम में छुट्टियां की गई रद्द। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द कर दी गई हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए लिया गया है फैसला। यात्रियों के अनुसार अधिकारियों को बस संचालन करने के निर्देश। उत्तराखंड परिवहन निगम में छुट्टियां की गई रद्द। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द कर दी गई। त्योहारों के सीजन को देखते हुए लिया गया अहम फैसला। यात्रियों के अनुसार अधिकारियों को बस संचालन करने के निर्देश। खबर हम आपको बता दें, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम में छुट्टियां की गई रद्द। अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द कर दी गई हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यात्रियों के अनुसार अधिकारियों को बस संचालन करने के निर्देश। उत्तराखंड परिवहन निगम में छुट्टियां की गई रद्द। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द कर दी गई हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए लिया गया है यह अहम फैसला। वहीं यात्रियों के अनुसार अधिकारियों को बस संचालन करने के निर्देश। उत्तराखंड परिवहन निगम में छुट्टियां की गई रद्द। बता दें कि अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द कर दी गई हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है, जहां पर 30 नवंबर तक छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों के अनुसार अधिकारियों को बस संचालन के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड परिवहन निगम में छुट्टियां की गई हैं रद्द। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द कर दी गई हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए लिया गया है यह अहम फैसला, जिसमें यात्रियों के अनुसार अधिकारियों को बस संचालन करने के दिए गए हैं निर्देश। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, 30 नवंबर तक छुट्टियां रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? अवंतिका, त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम के तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी छुट्टियों को रद्द करने का जो आदेश है वो जारी किया गया है। चूंकि त्योहारी सीजन में लोगों का आवागमन काफी रहता है, इसको देखते हुए
शासन ने ये आदेश जारी किया है। इसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ये कहा गया है कि 30 नवंबर तक सभी जो छुट्टियां हैं उनको रद्द की गई है। जनहित में को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा शासन की तरफ से अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां पर भीड़ अत्यधिक है, जहां जहां पर लोगों की आवाजाही अधिक है, उसको देखते हुए बसों का भी संचालन किया जाए। तो 15 अक्टूबर से जो त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, इसको देखते हुए शासन की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी आपका हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि करीब 30 नवंबर तक छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों के अनुसार अधिकारियों को बस संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम ने लिया है ये अहम फैसला, जिसमें त्योहारों के सीजन को देखते हुए 30 नवंबर तक परिवहन विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं यात्रियों के अनुसार बस संचालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर उधम सिंह नगर के खटिमा से है, जहां उत्तराखंड सरकार में नेता प्रतिपक्ष तथा बाजपुर विधायक यशपाल आर्य आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत खटिमा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलकर लचर कानून व्यवस्था, बदहाल सड़क, बिजली, पानी, आपदा से हुए नुकसान, अवैध खनन, अतिक्रमण के नाम पर सरकार द्वारा उजाड़ने की कार्रवाई, भूमि का मालिकाना हक न देने, महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम जनहित के मुद्दों पर वार्तालाप करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने और पार्टी को मजबूत करने के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किसानों के साथ जाति और जुल्म सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम 2022 से किसानों की इनकम को दुगना करेंगे, लेकिन दुगना करने के बजाय आज जो हमारे काश्तकार, छोटे काश्तकार हैं, मझोले काश्तकार हैं, सरकार की नीति और नियत की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी तक धान के क्रय केंद्र तक खुले नहीं है, अगर खुले हैं तो चंद खुले हैं, और आधी धान की फसल मार्केट में आढ़तियों को, बिचौलियों के द्वारा खरीदी जा चुकी है कम मूल्य पर, और काश्तकार धान को बेचने को मजबूर हैं। जो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, अगर सरकार ने निर्देश दिए हैं तो अधिकारियों की मिली भगत रही है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। खबर देहरादून से है, जहां राजभवन में आईटी और एआई के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के निर्देश में तैयार किए गए इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में राजभवन देहरादून और राजभवन नैनीताल में मौजूद सामान की सूची तैयार कर उनमें क्यूआर कोड लगाया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर उस सामान और इन्वेंटरी की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। क्यूआर कोड में इन्वेंटरी के प्रारंभ से लेकर निष्प्रयोज्य होने तक की जानकारी उपलब्ध होगी। हल्द्वानी जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में भीमताल विधानसभा के ओखलकांडा क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों ने सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओखलकांडा क्षेत्र के विभिन्न सड़कें जर्जर अवस्था में हैं। काठगोदाम से हैड़ाखान मोटर मार्ग 1 साल से नहीं बन पाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में लापरवाही की वजह से 4 मौतें हो चुकी हैं और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पूरी भीमताल विधानसभा के आंतरिक मार्ग बरसात में खराब हो चुके हैं, जिनको अब तक ठीक नहीं किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने शनिवार से सड़क के पैचवर्क तथा निरीक्षण किए जाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। देखिए, हमारा तय था कि जिलाधिकारी कार्यालय और कमिश्नर कार्यालय का हम घेराव करेंगे
जिलाधिकारी जी ने सार्थक पहल करके हमको वार्ता के लिए बुलाया और सारे ओखलकांडा ब्लॉक और भीमताल विधानसभा हैड़ाखान क्षेत्र के विशेष स्तर से लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य 3 बड़े मुद्दे हैं। 1 महीने में 4 मौतें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हो रही है। हैड़ाखान सड़क पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि उसमें नेता लोग जाते हैं, विशेष तौर से विधायक और सांसद जी पर मैं कहना चाहता हूं कि वो फ़ोटो खिंचाते हैं। उन्होंने फ़ोटो का सेंटर बनाया। जब भी जनता जागरूक होने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं हमने काम करा दिया, लेकिन धरातल पे 1 साल से कुछ उस सड़क पर नहीं हुआ। कि कुछ विलेजेस के लोग जो हैं वहाँ की सड़क की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह की समस्याओं के लिए उनका एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया था। तो मुख्य रूप से उनकी जो समस्या थी वो हैड़ाखान रोड की जो स्थिति खराब हुई है उसको लेकर थी। उसमें पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड और पीडब्ल्यूडी भवाली के 2 पैच हैं। पीडब्ल्यूडी जो उसमें काम कर रही है वहाँ एक खतरनाक पैच जो डेवलप हो गए हैं, उनके वैकल्पिक जो संरेखण बनाए जाने हैं उन पर काम चल रहा है, जिसका वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर है। हल्द्वानी के अंदर प्रथम बार आयोजित 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत 14 अक्टूबर से की जाएगी। वहीं सिंधिया स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस बार टूर्नामेंट में 26 टीमें प्रतिभाग करेंगी, जो कि नॉकआउट लेवल पर टूर्नामेंट खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष खेला जाएगा, जिसमें प्रत्येक पब्लिक स्कूल के बच्चे प्रतिभाग करेंगे और उनके खेलों में रुचि बढ़े, इसके लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और क्लासें क्या रही हैं इसमें? कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक, क्लास 5 to 10 हो जाता है। सिंधिया इंटरनेशनल स्कूल हरकपुर क्यूरा पे एक टूर्नामेंट आयोजित करना जा रहा है, जो सिंधिया 7A साइड के नाम से है, जिसमें 7 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे और यह 14 अक्टूबर से शुरू होगा और 16 अक्टूबर को इसका समापन होगा। और वर्तमान में इसमें 26 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और यह नॉकआउट बेस पे खेला जाएगा। इसकी जो समय सीमा है 15 मिनट का एक हाफ होगा, दूसरा 15 मिनट का और 5 मिनट का उसमें इंटरवल पीरियड दिया जाएगा। सुतारगंज के मंडी समिति परिसर में गुरुवार से कच्ची आड़तियों ने धान खरीद शुरू की। तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने धान खरीद शुरू कराई। पिछले 2 दिनों से तहसीलदार धान खरीद शुरू कराने में जुटे थे। वहीं 5 कच्चे आड़ती धान खरीद के लिए तहसीलदार के पास पहुंचे और कच्चे आड़तियों को कोड आवंटित कराने के लिए SMO को RFC कार्यालय पहुंचकर कोड आवंटित करने के निर्देश दिए, ताकि धान खरीद में तेजी आ सके। 11 दिनों तक धान खरीद नहीं होने से किसानों में आक्रोश था। तहसीलदार ने व्यापारियों और किसान प्रतिनिधियों को बुलाकर कच्चे आड़तियों के माध्यम से धान खरीद शुरू कराने के आदेश दिए। यहाँ पर हम कुछ चीज देना चाहते हैं। ये चीजें किसान भाइयों को भी जानकारी होना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि चूंकि ट्रॉली उतर नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में जो नीचे से जो सैंपल है वो यहाँ साल होने के कारण कुछ दिक्कतें आ रही थी। उसमें हमारे द्वारा राइस मिल के अध्यक्ष हो गए, मंडी कृषि उत्पादन मंडी सचिव के सचिव साहब हो गए और SMI साहब को हमने राइस मिलर से बात की और निष्कर्ष निकाला कि राइस मिलर अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल करवाएं और उसके बाद धान जिससे तोल हो सके और किसानों को फ़ायदा हो सके। उसी के क्रम में कल 5 राइस मिलर के रजिस्ट्रेशन हुए। उसमें हमने आज सुबह से धान तोल प्रारंभ कर दी गई है और शायद 25-30 राइस मिलरों के रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाएंगे। कल से धान तुलवाई और प्रगति पर रहेगी और हम ये चाहते हैं कि किसी भी किसान को इधर उधर भागना न पड़े और अपना धान उचित दामों पर क्रय केंद्रों पर विक्रय कर सकें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां मजदूरी करने वाले युवक को उसके 3 साथियों ने 4000 रुपए के लिए सिर पर डंडे से मार दिया। पहले 3 दिन शव को घर पर रखा और इसके बाद उसे बिंदाल नदी में लाल पुल से नीचे फेंक दिया। शव को ठिकाने लगाने के लिए तीनों आरोपियों ने स्कूटर भी चोरी किया था, जिनमें से एक आरोपी स्कूटर चोरी और दूसरा नशा तस्करी में जेल जा चुका है। तीसरे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
जो अब ट्रेल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में चल रही थी कि फर्जी रजिस्ट्री हमें अंदर से जो बैंक स्टैंप द्वारा जो शिकायतें जो लोगों को प्राप्त हो रही है उस शिकायतों के आधार पर कार्यों को करके। खबर सितारगंज से है, जहां ढाबे पर फायरिंग करने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से फायरिंग में प्रयुक्त वाहन, तमंचा बरामद किया गया। बता दें कि यूपी के ग्राम बहनी में बर्थडे पार्टी में हुए विवाद के बाद हथियारों से लैस बदमाशों ने 30 सितंबर की रात को ढाबे पर अंधाधुंध फायरिंग कर 4 लोगों को घायल कर दिया था। हमले में ढाबा स्वामी सत्येंद्र सिंह, मोहर सिंह, सर्वजीत सिंह, गुरमान सिंह को छर्रे लगे थे। पुलिस ने ढाबा स्वामी की तहरीर पर सर्वजीत सिंह समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने नानकमत्ता निवासी सरबजीत सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तमंचा बरामद किया, जबकि दूसरे आरोपित को मकरोई थाना बहेड़ी के सरकड़ा क्षेत्र से दबोच लिया। आरोपित के पास से स्कॉर्पियो वाहन, तमंचा बरामद हुआ है। ढाबे की घटना थी जो कि 30/9 को घटित हुई थी, जिसमें 1 अक्टूबर को एक अभियोग पंजीकृत हमने किया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा सरेराह फायरिंग की गई थी और बहुत ही गंभीर घटना थी, कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली घटना थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से भी लगातार हमें निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। तो इस घटना को हमने उतनी ही गंभीरता से लिया और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करके हमने इसमें जो भी गैंग इन्वॉल्व था उस पूरे गैंग को हमने आइडेंटिफाई किया है और उसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसको हमने पिछली 6 तारीख को हमने गिरफ्तार किया था, 6 अक्टूबर को। और उसके बाद एक दूसरी सफलता हमें मिली है, जिसमें एक अभियुक्त को हमने और गिरफ्तार किया है। देहरादून की मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स लगाए जाने को लेकर नगर निगम ने तैयार किए गए शपथ पत्र में मलिन बस्तियों के निवासियों को न्यायालय में प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की रोक और बिजली पानी के कनेक्शन पर लगाई रोक को हटा दिया। नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा ने मेयर सुनील उनियाल गामा का धन्यवाद करते हुए उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया। साथ ही त्वरित कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त को भी धन्यवाद दिया। फोन करा दिए बिजली आने लगाओ। फोटो नहीं आएगी। पानी क्या पानी की मैंने विलम्ब नहीं बोला। आइए प्लीज आओ। देखिए दैट पॉइंट वाज वेरी ऑब्जेक्शनेबल कि आप किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते इतने बड़े लोकतंत्र में कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये अपने आप में बहुत दुखद था। जब हमारे संज्ञान में ये आया तो हमने मेरे साहब से आग्रह किया और हमने लिख के दिया कि साहब ये बड़ा ऑब्जेक्शन है, हमें इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष कहलाया जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मलिन बस्तियों से जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कुछ त्रुटि थी। माननीय हमारे अशोक वर्मा जी ने उसको संज्ञान में डाला है और जो त्रुटियां थी हमने उनको ठीक किया है। हमारा उद्देश्य है कि मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि जो टैक्स की परिधि में आते हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के गांव जगनपुरे निवासी देवकी देवी पत्नी भूप सिंह ने दिनेशपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग लड़की बिना बताए घर से कहीं चली गई है। तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान गुमशुदा को रविंद्र सिंह पुत्र गज्जन सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी कृष्णानगर थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम नियुक्त की गई। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपी को सेक्टर 62 नोएडा से गिरफ्तार किया गया। नाबालिग लड़की को अभियुक्त के साथ बरामद किया गया। अभियोग में अपहरणता के बयानों के आधार पर जुर्म मुकदमा किया गया, जिसमें पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई और साथ ही अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया। 1.5 माह पूर्व की घटना है, जब वादी द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई घर से गायब है, तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करी गई थी और विवेचना प्रचलित की गई। विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आए कि ये व्यक्ति है रविंद्र पुत्र गज्जन सिंह निवासी कृष्णानगर थाना गदरपुर,
कि ये इसको भगा के ले गया है। तो इस पर तत्काल धारा परिवर्तन किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी और बालिका की सकुशल बरामदगी हेतु प्रयास किए गए थे। पर रुद्रप्रयाग से है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और उद्योगपति मुकेश अंबानी गुरुवार को उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम मंदिर समिति बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने मुकेश अंबानी का स्वागत किया। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन पूजन किए, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद मुकेश अंबानी मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए के दान भी दिया। उन्होंने चेक के माध्यम से यह धनराशि बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को सौंपी। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे थे। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। बता दें कि मुकेश अंबानी ने केदारनाथ धाम पहुंचने पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारी और पांडा समाज से लोगों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति आदरणीय श्री मुकेश अंबानी जी ने आज श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करी और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करी। उन्होंने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए की धनराशि चेक के माध्यम से प्रदान की है। इसके लिए मैं मंदिर समिति की ओर से आदरणीय अंबानी जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा जो मंदिर समिति के जो विभिन्न प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के भी मेरी उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स में भी हमको यथासंभव सहयोग का आश्वासन प्रदान किया है। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।